गरीब घर में आई अमीर सहेली। नंदिनी का रंग सांवला था और उसकी सहेली प्रज्ञा बहुत सुंदर थी। वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। नंदिनी हमेशा प्रज्ञा के साथ बैठा करती थी। ओहो नंदिनी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये सीट भी बचा कर रखी है। दरअसल मेरी चप्पल टूट गई थी, जिसके चलते मैं थोड़ी सी लेट हो गई। कितनी बार कहा है तुमसे कि चप्पल नहीं खरीद लो, हमेशा ही चप्पल टूट जाती है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अरे बाबा, ले लूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तभी अचानक से क्लास के अंदर टीचर आ जाती है, जिसे देखकर नंदिनी और प्रज्ञा चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाती हैं। क्लास खत्म होने के बाद प्रज्ञा नंदिनी से कहती है, अरे 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, तो इस बार अपनी माँ से मेरे लिए क्या बनवाने वाली हो? जो भी तुम खाना पसंद करोगी वही तुम्हारे लिए बनकर आ जाएगा। बस मुझे बता दो तुम्हें क्या खाना है। मुझे तो तुम्हारी माँ के हाथों की वो दाल बाटी चूरमा खाना है, बहुत अच्छा बनाती हैं। प्रज्ञा इतना कह रही थी कि तभी वहां विराट आ जाता है। लगता है किसी का बर्थडे आने वाला है। इस बार तो हमें पार्टी जरूर मिलेगी, है ना नंदिनी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स विराट, तुम्हें तो बहुत अच्छी पार्टी दी जाएगी, वो भी एक बड़े से लंच में। तुम टेंशन मत लो। विराट वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रज्ञा नंदिनी से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास एक चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और तुम बड़े से लॉन्च में अपनी बर्थडे पार्टी देने वाली हो। इस कॉलेज में इस बारे में किसी को नहीं पता कि मैं बहुत गरीब हूँ, और जहाँ तक मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम भी किसी को नहीं बताओगी। तुमने सही कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम जैसी हो लोगों के सामने वैसी ही रहो। तुम्हें गरीब होने के बाद अमीर होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रज्ञा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। नंदिनी को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी इतने बड़े रईस घर में करवाओ जहाँ पर मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अरे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि तू मेरी तरह गरीबी में ना मरे। मैं तो चाहती हूँ कि तू मुझसे अच्छे घर में जाए और बहुत खुश रहे। नंदिनी अपनी माँ की ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले दिन से वो कॉलेज में प्रज्ञा को इग्नोर करना शुरू कर देती है। नंदिनी, रुको जरा, देख रही हूँ कि सुबह से तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। क्या हुआ है? देखो, मुझे तुम्हारी स्टडी में थोड़ी मदद चाहिए, थोड़े से नोट्स बनवाने थे। क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? तभी विराट आ जाता है। अरे नंदिनी, तुम यहाँ पर? तुम्हें पता है ना, आज हम घूमने जाने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो घूमने चलते हैं। अच्छा प्रज्ञा, आज मेरी विराट के साथ डेट है, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नोट्स नहीं बनवा पाऊंगी, सॉरी। ऐसा कहकर नंदिनी विराट के साथ चली जाती है। विराट एक अमीर घराने का लड़का था, जिसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां पागल थीं, लेकिन उसने नंदिनी को पसंद किया था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नंदिनी को केवल उसके पैसों से लालच है, न कि विराट से। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा को कॉलेज में एक रंजीत नाम के लड़के से बहुत प्यार हो जाता है, लेकिन रंजीत एक गरीब परिवार से था। देखो प्रज्ञा, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ खुश भी रह पाओगी या नहीं, क्योंकि तुम एक अमीर घराने की लड़की हो और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हें वो सारी खुशी नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। अरे रंजीत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार होना चाहिए, और प्यार तो मुझे तुमसे हो गया है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं। ये सुनकर रंजीत बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो प्रज्ञा से मंदिर में शादी करके उसे घर ले आता है। ससुराल में आते ही प्रज्ञा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हे भगवान, मैंने सोचा भी नहीं था नंदिनी, तुम रंजीत की बहन हो। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरा भाई इतना बड़ा हाथ मारेगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो नंदिनी? मैं प्रज्ञा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उससे शादी करके उसे अपने घर ले आया हूँ। अरे एक अमीर घराने की लड़की इस गरीब घराने में कैसे रह पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ 1 महीना भी ये टिक पाएगी। इसकी तो अक्ल पर पत्थर फिर गए हैं। नंदिनी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कौशल्या प्रज्ञा और रंजीत का गृह प्रवेश करती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। प्रज्ञा का स्वभाव बहुत अच्छा था, जिसके चलते घर के सभी लोग उससे खुश थे, सिवाय नंदिनी के। लेकिन नंदिनी भी कुछ ही समय में विराट से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वो अपने घर परिवार को मानो जैसे भूल ही जाती है। रंजीत जी, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं गर्भवती हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर रंजीत बहुत खुश होता है और अपनी माँ को भी बताता है।
वो ये खबर अपनी बहन नंदिनी को देने के लिए उसको फोन करता है, लेकिन नंदिनी उसका फोन ही नहीं उठाती, जिसके चलते प्रज्ञा रंजीत से कहती है, लगता है नंदिनी बिजी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आप नंदिनी के घर जाकर उसे एक खबर जरूर देना और उसे उसके पति के साथ घर पर खाने के लिए भी आमंत्रित करना। प्रज्ञा की बात मानकर रंजीत अपनी बहन को घर पर जाकर न्योता देता है, जिसके बाद प्रज्ञा नंदिनी के आने की खुशी में उसकी पसंद का खाना बनाने की सोचती है। आज मेरी नंद घर पर आ रही है, लेकिन मेरी नंद होने से पहले वो मेरी सहेली है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी पसंद का सब कुछ बनाऊं। घर में राशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से प्रज्ञा बहुत उदास होती है। वो अपने पिता के दिए हुए सोने के कंगन सुनार की दुकान पर बेच देती है और उनसे घर का सारा राशन ले आती है, जिसके चलते वो अपनी अमीर सहेली के लिए खूब सारा बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हो जाता है, प्रज्ञा को अपने घर के बाहर से एक कार के रुकने की आवाज आती है। लगता है मेरी सहेली आ गई, मैं दरवाजा खोलती हूँ। प्रज्ञा ऐसा सोचकर दरवाजा खोलती है, जिसके बाद दरवाजे के बाहर उसे अपनी अमीर सहेली बड़ी सी कार से उतरते हुए नजर आती है। आगे पीछे उसके बाउंसर्स होते हैं और उसका ड्राइवर गाड़ी खोलकर उसे बाहर निकालता है, जिसके बाद ड्राइवर छाता खोलकर उसे घर के दरवाजे तक लेकर आता है। अरे वाह नंदिनी, तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी तुम चाहती थी। लगता है तुम बहुत खुश हो। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ सही चल रहा है। कहीं तुम मेरी इतनी खुशियों से जल तो नहीं रही हो? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही मुझसे? क्या छोड़ो, अब मुझे अंदर आने दोगी या नहीं? नंदिनी घर के अंदर आने के बाद चारों तरफ देखकर अपना मुंह बना लेती है, जिसके बाद प्रज्ञा उसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान सामने लाकर परोसती है। तुम्हारी पसंद का मैंने सब कुछ बनाया है, ये लो पेट भर के खाना। मुझे माफ करना प्रज्ञा, दरअसल मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं ये सारा खाना नहीं खाना चाहती और पता नहीं तुमने ये ढंग से बनाया भी है या नहीं। अरे तुम पहले अमीर थी, क्या तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? ये सुनकर प्रज्ञा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ रंजीत ये सब सुन लेता है, जिसके चलते उसे अपनी बहन पर गुस्सा आता है। वो उसे हकीकत का आईना दिखाता है। अरे कैसी सहेली हो तुम? एक सहेली ने अपने सोने के कंगन बेच दिए ताकि तुम्हें इस घर में आने पर कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तुम अपनी सहेली की बेइज्जती कर रही हो। यह सुनकर नंदिनी को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो प्रज्ञा को गले से लगा लेती है। तुम अमीर से इतनी गरीब हो गई हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं आया और तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं बदली। लेकिन मेरे अमीर होते ही मुझ में पैसों का घमंड आ गया और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मुझसे गलती हो गई। अरे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो। नंदिनी प्रज्ञा के हाथों का बना हुआ खाना खाती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से वो अपने भाई को बहुत सपोर्ट करती है और उसकी कई सारी परेशानियों को दूर कर देती है। अब दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता पहले की तरह हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश होती हैं। रवि की शादी गिरधर की गरीब बेटी संध्या के साथ हो जाती है और अपनी बेटी की विदाई करते वक्त गरीब गिरधर हाथ जोड़कर कहता है, समधी जी, आज से मेरी बेटी आपके घर की अमानत हुई। मुझ गरीब बाप से जो बन पड़ा मैंने कर दिया। मेरे पास इतना दान दहेज नहीं कि मैं आपको दे सकूं। अरे समधी जी, एक बेटी के बाप से ज्यादा दानी इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो जिस बेटी को सालों खून पसीना बहाकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक दिन उस कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे का घर संजोने के लिए भेज देते हैं। भला इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? हमारे लिए जैसी हमारी बेटी नित्या है, वैसे ही संध्या भी है। निश्चिंत रहिए, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अपनी बेटी के ससुर का सुलझा हुआ स्वभाव देखकर गरीब गिरधर के मन की उलझन मिट जाती है और संध्या एक बक्से के साथ बहू ससुराल आती है। संध्या का ससुराल बहुत ही अमीर था। कई सारे कमरे और बड़ा हॉल, जिसकी छत पर लगा महंगा झूमर उस घर की सुंदरता को बढ़ा रहा था। तभी उसकी सास सुष्मिता उसका गृह प्रवेश करती है। आजा नई बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। अपनी गरीब भाभी का स्वागत करता देखकर संध्या की नित्या चिढ़कर उसकी गरीबी की हंसी उड़ाती है। ओ गॉड, माँ, आप तो मेरी इस गरीब भाभी का ऐसे वेलकम कर रही हो जैसे ये कहीं की स्टार हो। आई एम टेलिंग यू मम्मा, इन गरीबों से ज्यादा अटैचमेंट सही नहीं। नित्या, माइंड योर लैंग्वेज। संध्या तुम्हारी भाभी है, तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? बट सासू माँ, इट्स नॉट अ बिग डील।
नित्या सही तो कह रही है। क्या मिला आपको संध्या से रवि की शादी कराकर? अपने साथ बस एक गरीबों वाला बक्सा लेकर आई है। अगर मेरे अंकल की बेटी श्रेया आती तो अपने साथ भर भर कर दहेज लाती और वो हमारे स्टेटस से मैच भी करती। इस तरह काव्या और नित्या गरीब संध्या के आगे अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हैं, जिसे सुनकर संध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी आनंद काव्या को खींचकर कमरे में ले आता है। What's wrong with you, काव्या? तुम्हारी देखा देखी अब नित्या भी अमीरी गरीबी में फर्क करना सीख गई है। तो अच्छा है आनंद, क्योंकि मेरे सो कॉल ससुराल वालों ने तो गरीबों की दुनिया बसाने का ठेका ले लिया है। यू आर डिस्गस्टिंग काव्या, तुम कभी नहीं बदलोगी। रवि संध्या को अपने कमरे में लाकर उसे पानी देता है। ये लो संध्या, प्लीज पानी पी लो। भाभी और नित्या की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रवि, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह संध्या अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और सभी संध्या के खाने के स्वाद की खूब तारीफ करते हैं, जिसके बाद सुष्मिता कहती है, रवि बेटा, बहू को उसके पग फेरों के लिए उसके मायके ले जा। जस्ट वेट भैया, माँ सिर्फ भाभी भैया ही क्यों, हम सभी भाभी के मायके घूमने चलते हैं ना। इस बहाने इन गरीबों को उनकी औकात दिखाने का मौका मिलेगा। नित्या के कहने पर संध्या का पूरा ससुराल महंगी एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर संध्या के गरीब मायके पहुंचता है। जैसे ही उनकी चमचमाती गाड़ी गरीब गिरिधर के चौखट पर रुकती है, गिरिधर और गंगा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। आइए आइए समधन जी, अंदर चलिए। ओहो समधी जी, आप ऐसे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करिए। अरे समधी जी, बेटी के बाप को तो झुकना ही पड़ता है। सभी अंदर आते हैं, जहां संध्या की छोटी बहन गौरी आंगन के कोने में मिट्टी के चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बना रही होती है, जिसे देखकर नित्या झूठ मूठ की नौटंकी करती है। ओह गॉड, कितना धुआं हो रहा है कि प्लीज, और गर्मी भी कितनी है यहाँ पर, प्लीज एसी ऑन कर दीजिए। नताशा, इनके घर की हालत तो इतनी टूटी फूटी है, ऐसे में एसी तो दूर, टेबल फैन भी नहीं होगा। ओह गॉड, पता नहीं ये गरीब लोग इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं। नताशा चुप होकर बैठो, ये तुम्हारी भाभी का मायका है। गिरधर और गंगा नित्या के की बेइज्जती को भूलकर उनका स्वागत करते हैं और गौरी सभी को चाय और समोसे परोसती है। ये लीजिए, चाय पीजिए। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था जब कप की जगह गिलास में चाय पीनी पड़े। संध्या, एक बार बता तो दिया होता कि तुम्हारे मायके में कप की किल्लत है, तो मैं मेरे मायके से क्रॉकरी सेट मंगा लेती। यू नो ना, मेरे डैडी बिजनेसमैन हैं, ना कि तुम्हारे मायके जैसे गए गुजरे गरीब जो क्लास में चाय पिलाएं। इस तरह बात बात पर नित्या और काव्या संध्या के गरीब मायके वालों की बेइज्जती करती है, जिस कारण संध्या के माँ बाप की गरीबी का दुख आंसू बनकर आंखों से झलक जाता है और गौरी गुस्से में कहती है, बस बहुत बोल चुके आप दोनों। अरे अमीरों का इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। आज आप दोनों के कारण मेरे माँ बाबूजी रो रहे हैं। आप जैसे चंद अमीरों के कारण हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। हाउ डेयर यू, यू जस्ट जाहिल गवार, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की। अरे तुम गरीबों की औकात एक पैसे की नहीं होती, इसीलिए अपने घर की बेटियों को निशाना बनाकर अमीर घर ढूंढते हो। यह सुनकर सुष्मिता नित्या को थप्पड़ मारकर कहती है, बस बहुत बोल चुकी तुम। शायद मेरी ही परवरिश में खोट रह गई थी, जो मेरी बेटी घमंड से भर गई। घर चलो बेटी, उनके कहे सुने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। इसके बाद सभी घर लौट आते हैं, मगर संध्या का मन अपने गरीब मायके वालों की हुई बेइज्जती में घुले जा रहा था। ऐसे ही समय ढलता गया, मगर गौरी ने अपने परिवार को गरीबी से बाहर लाने की ठान ली और वो नौकरी करने लगी। साथ ही अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। गरीबी भी उसके हौसले को तोड़ न सकी। वो हर रात अंधेरे में लालटेन की रोशनी में दिल लगाकर पढ़ती और आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले आई और गौरी कलेक्टर बन गई, जिस पर सरकार की तरफ से उसे सारी सुख सुविधाएं मिली, बड़ा बंगला और गाड़ी। वहीं नताशा और काव्या हर दिन अमीरी का झूठा दिखावा करने के लिए किटी पार्टी में लाखों रुपए उड़ाती रहीं। जेठानी जी, नित्या, आप दोनों का इतना पैसा खर्च करना सही नहीं। ससुर जी, जेठ जी और रवि खून पसीना बहाकर ये पैसे कमाते हैं। संध्या, हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पति बिजनेसमैन हैं। हमारा हाल तुम जैसे गए गुजरे गरीबों के जैसा नहीं है, जिसे एक दिन न कमाने के कारण सोचना पड़े।
इस तरह काव्या और नित्या संध्या की एक नहीं सुनती और आखिर में रघुवीर का बिजनेस डूब जाता है, जिस कारण उनके घर की नीलामी की नौबत आ जाती है। पता नहीं भगवान हमें कैसे दिन दिखा रहा है। इस घर की एक एक ईंट मैंने और रघुवीर जी ने खून पसीना बहाकर खड़ा किया था। मगर अब ये घर हमारा नहीं रहा, चलो हमें इस घर को छोड़ना है। मगर हम जाएंगे कहाँ? सासू माँ, ससुर जी, जिठानी जी, जेठ जी, मेरे मायके चलिए। इसके बाद पूरा ससुराल संध्या के मायके आता है, जहां उनका बड़ा बंगला देखकर नित्या और काव्या शर्म से भर जाती हैं। फिर गौरी अपनी बहन के ससुराल वालों की खातिरदारी करती है। तभी नित्या और काव्या की आंखों के आगे बीते वक्त में संध्या के गरीब मायके वालों की गई बेइज्जती की झलक याद आ जाती है। काव्या बहू, नित्या देख लिया ना, तुम दोनों जिस अमीर घर का तुम्हें घमंड था, आज वो छत हमसे छीन ली गई। ये तो बहू के मायके वाले का बड़प्पन है जो उन्होंने हमें यहाँ आसरा दिया। अगर अभी तुम्हें अपने किए का पछतावा है तो जाओ और संध्या बहू के मायके वालों से माफी मांगो। आंटी जी, अंकल जी, गौरी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बहुत बेइज्जती की, हम शर्मिंदा हैं। हाँ गौरी, हमें माफ कर दो। संध्या भाभी, आप ही हमें माफ कर देना। हमारी बातों ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। नित्या, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप मेरी संध्या दीदी के परिवार का हिस्सा हैं। इसके बाद संध्या के मायके वाले और ससुराल वाले सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। अपना सब कुछ खोने के बाद नित्या और काव्या की आंखों में भरा अमीरी का घमंड चूर चूर हो जाता है और उनका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ है? तुझे घर का काम दिखाई नहीं देता? आई माँ जी। अरे क्या कर रही है इतनी देर से? इस घर का काम कौन करेगा? लेकिन ये सब काम तो नौकरों के हैं ना, नौकर कहाँ हैं घर के? अरे लो भाई, कर लो बात। अब मैं कहूँगी तो बुरी लग जाएगी। तुझे इसीलिए इस घर में लाए हैं कि तू आराम फरमाएगी। अरे हमारे जमाने में कोई नौकर नहीं होते थे, हम खुद अपने घर का सारा काम करते थे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं जल्दी से सारे घर का काम कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी बात सुन, खाना तो बनाना आता होगा तुझे। एक काम कर, बढ़िया बढ़िया सा खाना बना ले। मेरी बहन और मेरी कुछ सहेलियां आज घर पर आ रही हैं। जी माँ जी, मैं अभी सब कुछ कर लेती हूँ। धानी 400 की स्पीड से घर के काम करने लग जाती है। उसकी फुर्ती देख सरिता हैरान रह जाती है। अरे ये लड़की है या फिर आफत, इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया। लेकिन मैं भी इसकी सास हूँ, इसे तो मजा चखा कर ही रहूंगी। धानी घर के सारे काम करने के बाद जल्दी से खाना भी बना लेती है। तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक बजती है। धानी दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा पर सरिता की बहन बबीता और उसकी कुछ सहेलियां खड़ी होती हैं। अरे आइए आइए, अंदर आइए, आपका ही तो इंतजार था। धानी सबको अंदर बुला लेती है, जिसके बाद वो सबको शरबत देती है। सरिता अपनी बहन को गले से लगा लेती है और कहती है, अरे दीदी, कितने दिनों बाद मैंने आपको देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं सदियां बीत गई हो हम दोनों बहनों को मिले हुए। अरे बस कर, क्यों मक्खन मलाई लगा रही है अपनी बहन को? अगले महीने तो मिले ही थे हम दोनों, भूल गई क्या? हाँ दीदी, याद है, लेकिन बहनों से मिलकर पेट थोड़ी भरता है। अरे अपनी बहन से ही मिलेगी या फिर अपनी सहेलियों से भी। तुम दोनों बहनों का प्यार खत्म हो गया हो तो हमसे भी मिल लो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी सबसे खास सहेली हो और तुम सब पूरे महीने मेरे घर पर ही रुकोगी। अरे बहू, यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? जाकर सबके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ माँ जी। धानी खाने के टेबल पर खाना लगा देती है, जिसके बाद वो सभी खाने के टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। सरिता जैसे ही पहला निवाला खाती है, वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, इतना तेल क्या दहेज में लेकर आई थी? अरे तूने तो सब्जी में निरा तेल ही तेल डाल रखा है। माँ जी, ये तो भिंडी की सब्जी है, इसमें तो तेल ज्यादा ही डलता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरी सब्जी खा लीजिए। धानी ऐसा कहकर सरिता को दाल परोस देती है, जिसके बाद सरिता अपने मन ही मन कहती है, ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, अब क्या करूं? ऐसा सोचकर सरिता अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, अब तूने सब्जी बनाई है तो मुझे खानी ही पड़ेगी।
अब मैं अपने बेटे की कमाई का राशन खराब थोड़ी जाने दे सकती हूँ। ऐसा कहकर सरिता भिंडी की सब्जी खाने लगती है। देखते ही देखते सरिता सारी सब्जी चट कर जाती है। अरे सविता, तू भी ना, तेरी आदत गई नहीं हर चीज में नकल निकालने की। अरे सही तो कह रही है मेरी बहन, अब अपनी बहू को सिखाएगी नहीं तो इसकी बहू को घर कैसे चलाना आएगा। ये बात भी ठीक है, वैसे बहू को घर चलाना तो आना ही चाहिए। उस दिन के बाद से वो चारों धानी की रेल बना देती हैं। अरे बहू कहाँ है तू, जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, मुझे आज बाहर जाना है। अरे बहू मेरे नहाने का पानी गर्म कर दे। अरे बहू देख, सुबह के 12 बज गए हैं और मैंने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया है। तू सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दे। अरे बहू कहाँ है तू, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, तूने मेरे कपड़े कहाँ रखे थे। अपनी 2 सास और उनकी 2 सहेलियों में धानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कभी कोई बुलाता तो कभी कोई बुलाता। धानी एक एक करके जल्दी जल्दी चारों के काम करती है। हे भगवान, इन चारों ने मिलकर तो मेरी रेल बना दी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाऊंगी। वो इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी सास सरिता की आवाज आ जाती है। वो बेचारी फिर से अपनी सास सरिता की बात सुनने के लिए चली जाती है। ऐसे ही धानी को ये सब झेलते हुए 1 महीना बीतने वाला होता है। एक दिन धानी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी दोनों सास और उसकी सास की सहेलियां रसोई में आकर उससे कहने लगती हैं। अरे बहू ये क्या, तूने तो मेरी नई की नई साड़ी प्रेस से जला दी। अरे बहू मेरे कपड़े गंदे हैं, पहले मेरे कपड़े धो दे। अरे बहू जरा मेरे सर में थोड़ा सा तेल तो लगा दे। बहू मेरे कमरे का गीजर नहीं चल रहा, एक काम कर, जरा चूल्हे पर गर्म पानी चढ़ा दे मेरे नहाने के लिए। उन चारों को एक साथ बोलते हुए देख धानी अचानक से बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। धानी को इस तरह देख वो चारों बहुत परेशान हो जाती हैं और तुरंत डॉक्टर को कॉल करती हैं। जैसे ही डॉक्टर आते हैं वो धानी का चेकअप करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसे समय में चक्कर आना और ये उल्टी होना होता ही रहता है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है, मुबारक हो, आप सभी दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर सरिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू धानी को गले से लगाकर कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो जीते जी मुझे स्वर्ग दिखा दिया। अब जल्दी से एक प्यारा सा पोता दे दे, मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। वो चारों धानी से बहुत खुश हो जाती है। वहीं डॉक्टर उन चारों से कहता है, हाँ लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, धानी अभी बहुत कमजोर है, उसे अभी आराम और केयर की बहुत जरूरत है। अगर अभी उसको सही से केयर नहीं मिली तो बच्चा होना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर साहब, धानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम चारों उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। आखिर धानी हमारी लाडली बहू जो है। उस दिन से वो चारों धानी का अच्छे से ख्याल रखने लगती हैं। अरे यही सही मौका है इन्हें सबक सिखाने का। इन चारों ने मुझे एक उंगली पर नचाया है, अब मैं भी इन्हें नचाऊंगी। धानी धीरे धीरे उन चारों से अपने खाने की फरमाइश करने लगती है। सासू माँ, आज मेरा मलाई कोफ्ते खाने का बहुत मन कर रहा है और साथ में गाजर का हलवा मिल जाए तो और भी बढ़िया बात होगी। क्या आप सब मेरे लिए ये बना दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, हम सब मिलकर तेरे लिए खाना जरूर बनाएंगे। सरिता अपनी बहन बबीता और अपनी दोनों सहेलियों के साथ रसोई में जाती है, जिसके बाद वो मलाई कोफ्ते बनाती है और साथ में गाजर का हलवा भी बना लेती है। एक दिन में रसोई के अंदर काम करके उन्हें अपनी नानी याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ धानी एक एक करके अपनी सारी फरमाइशें करने लगती है, जिसकी वजह से उन चारों की हालत बुरी हो जाती है और वो चारों आपस में कहती हैं, हमारा तो एक दिन में ही इतना बुरा हाल हो गया, बेचारी धानी हम चारों की फरमाइशें कैसे पूरी करती होगी। हमें धानी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था, शायद इसीलिए आज वो इतनी कमजोर है। मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, हमें एक नौकर रख लेना चाहिए जो धानी का भी अच्छे से ख्याल रखे और हम सबका भी। अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन धानी की तबीयत ठीक होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बेचारी धानी हमारा कब तक इस तरह काम करती रहेगी। इसके बाद वो चारों एक नौकर रख लेती हैं और बारी बारी से खुद ही धानी के लिए खाना, स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाकर उसे खिलाती हैं। इतनी सेवा देखकर धानी बहुत खुश होती है और अब वो अपनी सास को परेशान करना भी छोड़ देती है, जिसके चलते वो किसी को भी कहीं जाने नहीं देती। कुछ ही समय बाद धानी प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद धानी अपनी सास सरिता की लाडली बहू बन जाती है।